वेक्टर एनालिसिस के इस सीरीज में अब तक आपने 13 वीडियोस को देखा। आज ये आपका 14वां वीडियो है। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई है और अब तक मैं आपको 105 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। देखते हैं क्या है। कह रहे हैं क्या, इफ एक्स एंड वाई आर टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका जो मतलब है उसको लिख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर्स हैं, दैट इज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई एंड इज इक्वल टू 1, क्योंकि उसके मॉडुलस 1 है। और कह रहे हैं एंड फाई इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, मैं कहता हूं कि वेक्टर ए इधर को है और एक वेक्टर ये है। अगर मैं इसको वेक्टर एक्स, इसको वेक्टर वाई कह देता हूं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो आपका फाई है। कह रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपको पास एक्सप्रेशन है x माइनस वाई, ठीक है, मैं उसको लिख लेता हूं और करता हूं क्या, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जब मैं करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे मिलेगी 1/4। ठीक है, और मॉड ऑफ वेक्टर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा हम स्क्वायर क्यों करते हैं। हम स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि स्क्वायर करने से ही हमें इन टर्म्स की वैल्यू मिल पाती है। अदरवाइज सिंपल ऐसा रखा हुआ है तो आप इससे मॉडुलस तो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का, लेकिन कोई एक्सप्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। चलिए मैं स्क्वायर को ओपन करता हूं, तो ये लिखूंगा 1/4। ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर वाई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर वाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 1/4। इनकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं 1 + 1। ठीक है, और ये आएगा आपका माइनस टाइम्स 2 मॉड ऑफ वेक्टर एक्स मॉड ऑफ वेक्टर वाई और ये cos फाई, क्योंकि फाई जो है उनके बीच का एंगल है। तो आगे सॉल्व करता हूं, मैं पाऊंगा 1/4 एज इट इज रहा। ये हो गया आपका 2 - 2। इनकी वैल्यूज भी पहले से ऑलरेडी 1 1 है तो उसको मैंने 1 1 पुट कर दिया। बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा cos फाई। ठीक है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 डिवाइडेड बाय 4 बचा क्या, 1 माइनस cos फाई। और 1 माइनस cos फाई की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 या फाई बाय 2। ठीक है, ये हो गया आपका 1/2। मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ और जो मैंने आपको बोला मैं उसको लिख कर दिखा देता हूं कि 1 माइनस, अगर मैं cos फाई की वैल्यू पुट करूं क्या, कि 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2। अब ये कहां से आया, आपको एक चीज पहले से पता होनी चाहिए कि आपको पता होगा कि cos थीटा की जो हम वैल्यू लिखा करते थे, एक तो ये हुआ करती थी कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। एक ये हुआ करता था फॉर्मूला कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैंने दूसरा वाला यूज किया तो वहां से ये चीज मुझे मिल जाती है। इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2। अब ये एक्चुअली 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिली किसकी, हमें मिल रही है वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर वाई का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि स्क्वायर को बाद में लगाऊंगा। ठीक है, जो एक्सप्रेशन चल रहा था हमने इसका स्क्वायर को लेके चले थे, तो इसकी वैल्यू है किस चीज के, साइन स्क्वायर फाई बाय 2 के। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा ये, और इसकी वैल्यू होगी किस चीज के, साइन फाई बाय 2। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, साइन 1/2 फाई इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई हो। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 पर देखते हैं क्या है। कैन द वर्क डन बाय द फोर्स दिस इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस। ठीक है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था वर्क डन का। तो वर्क डन का क्या था, अगर मैं वेक्टर कैलकुलस की बात करता हूं, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस के अंदर आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन आता है। तो अगर मैं वेक्टर इंटीग्रेशन में भी एक वर्क डन निकाला जाता है तो वहां पे फार्मूला हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन सी। ठीक है,
वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। फिलहाल मैं इसका यूज यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि ये उस टॉपिक का नहीं है, फिर भी मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं नई नई चीजें आपको बताता रहता हूँ। और अगर अपने इस केस की मैं बात करता हूं तो वर्क डन का ये फॉर्मूला रहता है कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। डी क्या है? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कि भाई आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ। मैं यहाँ पे दूरी की बात नहीं कर रहा, दूरी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डी से रिप्रेजेंट कर दूं तो डी को अगर मैं ए बी बोल दूं एक बार के लिए समझाने को, तो ए बी को क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि ओ बी माइनस ओ ए? ये बिल्कुल लिख सकता हूं, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये शिफ्ट कहां से कहां हुआ आपको क्वेश्चन में समझ लेना चाहिए। आपका जो पार्टिकल है या फिर मैं कहूं ये शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ए, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं। ए से बी शिफ्ट हो रहा है तो ओ बी माइनस ओ ए करते टाइम तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये 1 2 3 और ये माइनस लगाइए 3 4 और ये 5 लगा दीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, मिलेगा क्या? 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस का 2, 3 माइनस 5 दैट इज माइनस का 2। ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको मिल गया। अब हम इस फार्मूले में इसको पुट कर देते हैं, वो क्या है कि W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D। मैं F को लिख लेता हूं, आई जे के आप खुद लिख लीजिएगा, मैं अपना टाइम नहीं खराब करूंगा। तो ये हो गया आपका 2 माइनस का 3 और ये 2 डॉट प्रोडक्ट बाय माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो पाएंगे क्या? 2 माइनस 2 दैट इज हो गया माइनस का 4। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 4। तो ये 4 और 4 हो गया माइनस का 8। ठीक है, और माइनस 8 प्लस 6 दैट इज माइनस का 2। ठीक, W की वैल्यू हो गई -2। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो बाई चांस आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाता है -2, लेकिन मैं यहाँ से आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है हर बार आपको ऑप्शन में -2 दे दिया जाए, कभी कभार प्लस का 2 भी दे सकते हैं। तो आपका आंसर तो प्लस का 2 भी सही है, माइनस का 2 भी सही है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने कुछ किया और वो काम हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब आपने अपने शरीर पे थोड़ा बहुत भी लोड लिया, कुछ भी एक्टिविटी की आपने, पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने को एक्टिविटी की वो हुई नहीं। कहने का मतलब ये है कि मैंने थोड़ा सा हाथ चलाया यहाँ से यहाँ तक और मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब नेगेटिव का मतलब यह है कि आपने काम किया ही नहीं, काम हुआ ही नहीं। ठीक है ना, काम हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो कभी कभार आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर लूं, तो काम भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है किया गया कार्य, ठीक है, एक होता है किया गया कार्य, उसको हम पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है प्राप्त हुआ कार्य, ठीक है, किसी और चीज के द्वारा कार्य किया गया होगा तो वो हमको प्राप्त होता है, तो उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना, इसकी वैल्यू एक ये है और इसकी वैल्यू एक ये भी होगी कि W इज इक्वल टू प्लस का 2। आपको जो आंसर मिले लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको अगर -2 दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसको ना लगाएं, कोई और ऑप्शन उसमें चूज कर लें। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कुछ भी एक्टिविटी हो और काम ना हो, या तो काम किया जाएगा या काम प्राप्त होगा। ठीक है, तो किया गया कार्य या प्राप्त किया गया कार्य दो चीजें होती हैं, प्लस और माइनस दोनों में एग्जिस्ट करती हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसी को क्लास 12 की डायनामिक्स उठा के देखेंगे तो डायनामिक्स में ये चीज साफ साफ दिखती है। एक्चुअली ये सारी चीजें मैं जो आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बता दूं, अगर मुझसे यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी का कोई भी पेड कोर्स मत लो। अगर आप वाकई एक अच्छे लर्नर हो, किसी का पेड कोर्स मत लो, और अच्छे लर्नर हो तो किसी का पेड कोर्स समझ में भी नहीं आएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप सच्ची में अच्छे से पढ़ने वाले हो, अच्छे लर्नर हो, तो किसी का भी पेड कोर्स आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। पेड कोर्स है, उनको पैसा चाहिए, ठीक है, वो आपको हाई फाई चीजें दिखाएंगे। और अगर आप लर्नर हैं
तो आप जो अपने क्लास 12 की 6 बुक हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आप उनको उठा के देखें तो आप देखेंगे सारा पेपर वहीं से आता है, और थोड़ा सा पोर्शन, अगर 30% पोर्शन ग्रेजुएशन, मैक्स टू मैक्स, बस 70% पोर्शन आपका क्लास 12 का आता है, और क्लास 12 का वर्तमान वाला नहीं, जो 6 बुक आपने पहले पढ़ी थी, ठीक है, जो 6 बुक हम लोगों के टाइम में चल रहा करती थी, वो वाली बुक्स अगर आपने की है और अच्छे से की है, यकीन मानिए आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप अच्छे से करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 पे। हो सकता है थोड़ा सा आपको मैंने बोर किया हो। तो क्वेश्चन नंबर 108 है, कह रहे हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी आर दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, द पॉइंट आर कोलिनियर इफ। ठीक है, अभी कोलिनियर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश इसको कर लीजिएगा। मैं आपको कोलिनियर के कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और कोलिनियर के थ्योरी में मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट भी बताए थे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड को यूज कर सकते हैं। मैंने बोला मेरे पास एबीसी 3 पॉइंट है, एक लाइन में है, मतलब कोलिनियर है। ठीक है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि ए बी और ए सी 2 वेक्टर नहीं बन सकते 3 पॉइंट से? वैसे 3 पॉइंट से 6 वेक्टर बन सकते हैं, आप बना लीजिएगा उल्टी डायरेक्शन सीधी डायरेक्शन करके। तो मुझे मेनली 2 ही चाहिए, तो मैंने आपके ख्याल में लिख दिए ए बी और ए सी 2 वेक्टर। ठीक है, अब इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको समझाता हूं। पहला तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एबीसी कोलिनियर होते हैं तो आप क्या करते थे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी की वैल्यू 0 कर दिया करते थे। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि ये तो तब था जब आपके पास कोई अननोन फाइंड आउट करना हुआ करता था। ठीक है, कोई एक क्वांटिटी दे दी अल्फा बीटा पी क्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हुआ करती थी, तो हम उसका यूज कर लिया करते थे। और एक ये था कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी किया करते थे, तब जब हमको एक रिलेशन फाइंड आउट किया करना हुआ करता था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, एक मेथड ये है। तीसरा मेथड एक ये है कि भाई आप इसमें सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथा अगर मैं बात करूं तो चौथा मेरा खुद का फेवरेट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समझना। ठीक है, मैंने आपके सामने एक वेक्टर ए ड्रॉ किया। ठीक है, ये ए से लेके बी तक एक वेक्टर मेरा ये है। ओके, मैंने एक वेक्टर और ड्रॉ किया। ठीक है, एक वेक्टर मैं और ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने, ए से लेकर सी तक का। अब ये मत समझना मैं तो एक लाइन पे भी दर्शा सकता था इनको, लेकिन मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं इसमें। ठीक है, तो बात ये है, एक बात देखिए, वेक्टर ए बी, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। वेक्टर ए बी है एक, और एक वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए सी है। दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है। कैसे? दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो मैं इसको यहाँ पैरेलल लगा सकता हूँ। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। ठीक, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो मेरा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर ए बी और ए सी मेरे पैरेलल है, थीटा की वैल्यू 0 है, और जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, वहां से एक कंक्लूजन निकलता है क्या, कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी क्रॉस प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बस अगर आपको इतनी सी ये 2 पॉइंट समझ में आ गए, मतलब क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, तो मैं चौथा मेरा जो मेथड रहेगा वो ये है कि ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 की। तो मैं पहले ए बी और ए सी फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ए बी निकालूंगा तो ए बी इक्वल हो जाएगा किस चीज के, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, बी क्या है, ये है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको, इसको मैं 1,1,0 इसको लिख सकता हूँ मैं -1 और ये है आपका एल एम एन। ठीक है, तो ओ बी माइनस ओ ए, दिस माइनस दिस करना चाहूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा -2 और 0। अगर मैं यहाँ से ए सी निकालूं तो ए सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस माइनस दिस, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ L-1 कॉमा M-1 कॉमा N। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक,
अब आप एक चीज ये देखिए, मुझे निकालना है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0 0। मैं अभी लिखता हूं, पहले मैं इसके कोफिशिएंट लिख लेता हूं। ठीक है, RHS मेरा 0 चल रहा है। मैं ए बी के कोफिशिएंट्स लिखता हूं, तो क्या है मेरे -2 -2 0, और ए सी के L-1 M-1 और ये n। आप देखेंगे कि ये R2 जो है रो 2, R2 मतलब रो 2 में -2 कॉमन है, तो क्या मैं -2 से यहां से डिवाइड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। RHS तो मेरा 0 है ना, वो 0 में चला जाएगा। या फिर मैं कहूं आपसे कि -2 आप कॉमन ले लीजिए R2 में से, तब भी वही बात है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपसे कहूं कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि आई कैप जे कैप और के कैप एज इट इज रहे। ये हो जाएगा आपका 1 1 0, ये हो गया आपका L-1 M-1 और ये n। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके। आई थिंक आपको बात समझ में आई हो। अब मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। 0 मतलब 0 वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो ये मिलेगा क्या, आई कैप टाइम्स मिलेगा दिस इंटू दिस दैट इज n, माइनस जे कैप टाइम्स मिलेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट इज n, प्लस के कैप टाइम्स मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, M-1 माइनस L प्लस 1 दैट इज मिल गया मुझे M-L। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आई कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करना चाहता हूं। तो आई कैप का कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो यहां से मिलेगा क्या, n इज इक्वल टू 0। एक चीज तो आपको मिल गई, तो n इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इतने से आपको मालूम पड़ गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी आप पूरा आंसर चाहते हैं, तो आप ये काम कीजिए, मैं जे कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं, वहां से भी मिलेगा क्या मुझे, n इज इक्वल टू 0। भाई मैं यहाँ से के कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा m माइनस एल इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू l। ठीक है, तो अब आप देखें, आपको आपके पास दो चीजें हैं, m इज इक्वल टू एल और n इज इक्वल टू 0, दैट इज आप श्योर है कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको मेरी अप्रोच अच्छी लगी हो और चीजें समझ में आई हो, क्योंकि इससे आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। इसमें आपको थोड़े से टर्म्स बनाने होंगे, इसमें भी आपको लेमडा जो है लेमडा इशू करेगा, लेमडा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है आपके लिए। ये एकदम परफेक्ट मुझे लगता है, इस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट फिट होता है और आपका आंसर इजिली आ सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्या है, कहना प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। आपको पता होगा ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, ये था क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, वो वाला वेक्टर जिसके आगे ऑन लिखा हुआ हो या जिसके पहले ऑन लिखा हुआ हो। ठीक है, वो वाला वेक्टर जिससे पहले ऑन लिखा हुआ हो, उससे आप मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। कह रहे हैं क्या कि मुझे निकालना है प्रोजेक्शन, तो ये इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप इज डॉट प्रोडक्टेड बाय 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड इज डिवाइडेड बाय mod of 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर देखते हैं क्या आता है। ये हो गया आपका 4, ये माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस का 7 इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दैट इज ये हो गया आपका 8 7 15 4 19।
ठीक है, न्यूमरेटर में 19 मिल गए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं आगे सॉल्व ही क्यों करूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं, मेरा एक एक सेकंड कीमती है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको हिंट्स दे देता हूं कि आप ऐसे आंसर्स लगा सकते हैं। आपको आंसर मिल गया 19, न्यूमरेटर में किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, बट हमारे क्वेश्चन के आंसर में 19 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सो 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 49 दैट इज 81, ये हो गया आपका 19 इज डिवाइडेड बाय 81 को मैं 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, 9 9 जा 81 होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर, क्या है, कहने द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि अगर ए और बी उनके बीच का एंगल थीटा होता है तो हमें cos थीटा की जो वैल्यू होती है कुछ इस प्रकार से होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये रहता है आपका फार्मूला एंगल फाइंड आउट करने के लिए। एक्चुअली ये आता है आपके क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो मैं अगर आपके सामने ए और बी तो लिखे हुए हैं ही, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज को पुट करता हूं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालूं तो इक्वल होगा किसी इसके स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जा 9 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4, डेट इज ये हो गया आपका रूट 14। ऐसे ही मैं मॉड ऑफ बी निकालूं तो मॉड ऑफ बी इक्वल होगा किसी से स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 4 4 जा 16, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो मैं इसको 24 को आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो या फिर आप आगे लिख सकते हो। चलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ स्क्वायर रूट में ही। और मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, मॉड हटा दीजिए, सिर्फ ए डॉट बी लिख लीजिए। ए डॉट बी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी 3, 1, 2। आई जे के आप खुद लिख लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2, -2, 4 किसके इक्वल होगा, 3 2 जा 6 -2 प्लस 4 2 जा 8, डेट इज ये हो गया आपका 12। ठीक है, सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 12 इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखता हूँ। एक बात बताइए, क्या मैं 12 को ये नहीं लिख सकता कि स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बात तो वही रही ना, बस ये नीचे बार बार स्क्वायर रूट आ रहा है, मैं उन सबको कंबाइन करना चाह रहा हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 12, मतलब 12 का स्क्वायर को मैंने दो बार लिख दिया, 12 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय 14 एंड 24। ठीक है, तो ये मैंने सबके साथ एक बार में स्क्वायर रूट ले लिया, बाकी मैं अंदर कैलकुलेशन कर लूंगा। तो 12 2 जा 24। ठीक है, अब ये 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू हो गई क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 14। मैं इसको आगे भी डिवाइड कर सकता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, दैट इज cos थीटा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 3/7। तो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर मैं यहाँ से थीटा निकालता हूँ, थीटा इक्वल हो जाएगा क्या, cos नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 3/7। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 पर, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं वेक्टर दिस एंड दिस इज कोप्लेनर विद। अब ये कोप्लेनर कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। कैसे, आपको मैंने कोप्लेनर के लिए एक चीज बताई थी कि कोप्लेनर वेक्टर होते हैं तो डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और एक चीज और है, वो क्या, कोप्लेनर अगर है, ठीक है, अगर वेक्टर्स मेरे कोप्लेनर हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक प्लेन ये है, ठीक है, एक प्लेन ये है, तो इसके अंदर मेरा कोई एक वेक्टर इस प्रकार से, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी के है तो एक ही प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है। चलिए मैं कह देता हूं ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। तो ए में क्या होगा, ए में होगा आई और जे दोनों होंगे। ठीक है, ए अगर मैं लिखूं, ए की वैल्यू होगी कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ऐसे ही बी की वैल्यू होगी किस चीज के, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। कहने का मतलब दोनों में आई और जे ही तो आए, मतलब वो आपके जो है एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है आई और जे के।
वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है आई और जे के। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो कोप्लेनर का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हैं, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स, ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा, आर कोप्लेनर मीन्स क्या है इसका कि वन ऑफ देम इज लीनियर कॉम्बिनेशन। ये मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा में भी पढ़ाऊंगा। ऑफ अदर मतलब एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ होगा। अगर लिखा हुआ है तो वो आपके क्या रहेंगे, वो आपके लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कोप्लेनर होंगे। ठीक है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की बात तो यहां पर हो गई। अब मैं बात करता हूं जो मेरा मेनली गिवन है उसका, कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मैं बार बार आपको नहीं बता सकता। कम से कम मैंने क्वेश्चन कराते हुए अब तक 15 से 20 बार ये चीज बताई है। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और चिपका दीजिए वेक्टर बी। ठीक है, पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद वाले के जो पास वाला है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है, वेक्टर ए। ठीक है ना, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक चीज देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, उससे आपको क्या मिलती है, एक नंबर मिलता है, या फिर मैं कह सकता हूं एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। यही तो मिलता है ना। अब ये वेक्टर्स हटा के दिखाना चाहता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कह देता हूं कि मैंने बोला कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं, एक नंबर क्वांटिटी, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है, नंबर या स्केलर ही आएगा, तो मैंने 3 बोल दिया क्योंकि इससे अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आप वेक्टर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को मैं 4 कह देता हूं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर ए। ठीक है, अब ये क्या था, अब ये इंपॉर्टेंट फिर से समझिए एक बार। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल है किस चीज के, 4 बी माइनस 3 ए। ठीक है, अगर ये बात आप समझ गए, यकीन मानिए, पहली बात तो मैं पहले ही बता दूं, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप आंखें बंद करके एक आंसर लगा दीजिएगा, एक कोप्लेनर विद बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कैसे, अभी समझाता हूं मैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ना आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन था, ये किसके इक्वल है, कुछ बी ऐड किया, कुछ ए लिया, उन दोनों को मिक्सअप किया, चाहे वो मैंने ऐड किया चाहे वो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब मैंने उसको कंबाइन किया, चाहे एडिशन से किया चाहे सब्ट्रैक्शन से किया, वो उससे मतलब नहीं है, किया तो मैंने दोनों को कंबाइन ना। तो मेरा ये जो क्वेश्चन वाला वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, ये किसके इक्वल आया, ये आया कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आया ना, मैंने थोड़ा सा ए लिया थोड़ा सा बी लिया, उन दोनों को कंबाइन कर दिया और बन गया मेरा रिक्वायर्ड वाला वेक्टर। ठीक है, तो यही तो पूछ रहे थे कि किसके साथ एक कोप्लेनर होगा। अरे भाई, कोप्लेनर का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आई और जे के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में थे, तो यहाँ पर ए और बी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है ए और बी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, मतलब ये वाला वेक्टर ए और बी के साथ कोप्लेनर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, जो मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल है ये कोप्लेनरिटी की। अगर मैं देखूं कोप्लेनरिटी की जो कंडीशन होती है उसकी ये डिटेल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 पे क्या है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, इसको करने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट या फिर मैं कहूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर इस प्रकार से लिखा हुआ है आपके पास। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलता है क्या, पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट और बचा हुआ ऐसे ही चिपका दो। ठीक है, माइनस, अब पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट और बचा हुआ ऐसे ही चिपका दो।
ये होता है इसको ओपन करने का तरीका, और मैं ये कम से कम 15 से 20 बार आपको बता चुका हूं प्रैक्टिस में ही। ठीक है, अब तक तो आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। तो मैं पहले यहाँ बात करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले वेक्टर ए को होल्ड करता हूँ, ऐसे ही लिख लेता हूँ, अंदर वाले के साथ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन कर देता हूँ। तो मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर सी। ठीक है, माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर ए, ऐसे ही याद रखना। जो ऐसे ही लिखे हुए हैं मैं इसको चिपकाना वर्ड यूज करता हूं कि मैंने वेक्टर ए चिपका दिया। कहने का मतलब ना तो डॉट प्रोडक्ट है ना तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सिंपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हम पाएंगे क्या, मैं यहां से लिख सकता हूं वेक्टर ए क्रॉस। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको कई बार बताया है कि डॉट प्रोडक्ट करने से जो रिजल्टेंट मिलता है या जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, या क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर चूज करूंगा जिससे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, कैसे बताता हूं। मैंने बोला कि वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को मैं कह देता हूं पी। ठीक है, पी भी छोड़िए, मैं एक नंबर ही एज्यूम कर लेता हूं, मैं कह देता हूं इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, ऐसे ही मैं कहता हूं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू है 4। ठीक है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए एज्यूम की है, ऐसा है नहीं, बस समझ में आ जाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो क्या मैं बी डॉट ए की जगह 3 पुट कर दूं, जी बिल्कुल। तो 3c माइनस ये हो गया आपका 4a। अब ये मैं ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, मिलेगा क्या, वेक्टर ए क्रॉस 3 वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस 4 वेक्टर ए। और ये 3 और 4 जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी ना तो डॉट प्रोडक्ट में रोल प्ले करती है ना क्रॉस प्रोडक्ट में रोल प्ले करती है, तो मैं इसको बाहर ले सकता हूं। मतलब मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, एक ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस 4 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। और एक चीज आप जानते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर जो है, या फिर मैं कहूं एक वेक्टर की उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब मुझे मिला 3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस 0। एट द एंड मुझे मिलता है 3 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब मैंने आपको पहले बोला था जो 3 होता है स्केलर क्वांटिटी, ना तो डॉट प्रोडक्ट लगी होती है ना क्रॉस प्रोडक्ट लगी होती है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर 3 को रिप्लेस कर दूं वापस b माइनस ए से, तो क्या मैं गलत हूं, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने 3 अज्यूम किया था। तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर b डॉट वेक्टर ए, और इसमें दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, थोड़ा और सही से लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एक ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, एक ब्रैकेट में। चेक कीजिए ऑप्शन। अब बहुत सारे लोग ऑप्शन चेक करेंगे और कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, बुक में भी ऑप्शन नंबर ए यही लिया गया है, यही राइट आंसर है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये भी आंसर जो है गलत है, चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। बुक क्यों, मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूं कि डॉट प्रोडक्ट जो है या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अलग की चीज है। और अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 3 और 4 की, ठीक है, तो 3 और 4 डॉट और क्रॉस जैसी कोई चीज नहीं होती, उसमें क्या होती है 3। ठीक है, उसमें क्या होता है 3 और 4 की मल्टीप्लाई और वो हो जाता है 12। ठीक है, ना डॉट ना क्रॉस, सिंपल मल्टीप्लाई हम बोला करते हैं। ठीक है, तो कभी कभार हम इसको स्टार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दीजिए ना तो डॉट है ना तो क्रॉस है। अब यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये तो एक्चुअली आपको कुछ और नहीं बल्कि 3 तो है, एक स्केलर क्वांटिटी तो है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी रहा। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, ना तो डॉट आएगा ना तो क्रॉस आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी के साथ ना तो डॉट आता है ना तो क्रॉस आता है, सिंपल ऐसा ही रहता है मल्टीप्लाई में। इन्होंने डॉट ले रखा है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, हालांकि इन्होंने डॉट लिया है, हो सकता है इन्होंने बाई मिस्टेक ले लिया हो ये चीज। सही आंसर आपका ये है, बिना किसी सिंबल के, ना तो डॉट ना तो क्रॉस, सिंपल मल्टीप्लाई। आई थिंक आपको बात समझ में आई हो। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं क्वेश्चन 113, इफ p एंड q देन p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपको गिवन है ना वो लिखते हैं, एक p गिवन है एक q गिवन है। ठीक है, इतना समझिए।
उससे अलावा एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अलजेब्रा पढ़ते हैं, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, हमको मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वहीं वेक्टर ए, वेक्टर मैं बाद में लगाऊंगा, मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलता है, मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab। ठीक है, अगर मैं वेक्टर की बात करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या, कि अगर मैं वेक्टर p माइनस वेक्टर q का होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, मॉड ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स वेक्टर p डॉट वेक्टर q। यही तो मिलेगा ना। तो मैं पहले एक बार p और q निकाल लेता हूँ। अगर मैं वेक्टर p डॉट वेक्टर q निकालूं तो मुझे मिलेगा क्या, आई जे के आप खुद लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखूंगा, 1 माइनस 2 और 3 डॉट प्रोडक्ट बाय क्या है 3 कॉमा 3 कॉमा 1। सॉल्व करते हैं, पाएंगे क्या, 3 माइनस 6 प्लस 3 दैट इज 0। डॉट प्रोडक्ट, या मैं कहूँ कि p डॉट q की वैल्यू क्या आ गई, p डॉट q की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। ठीक है, p डॉट q की वैल्यू 0 आ जाती है। तो आप एक चीज देखें कि भाई प्लस वाले में भी सेम आता है और इसमें भी a माइनस बी वाले में भी सेम आता है, और एक चीज तो हो गई आपकी जीरो। ठीक है, ये तो हो गई जीरो यहाँ से, तो बचा हुआ आपका सेम इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी मॉड ऑफ पी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, वो वैल्यू जीरो हो गई, और सेम ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू के होल स्क्वायर के। क्यों, मैंने आपको लिखा ये बीच वाला टर्म तो जीरो ही हो गया। चलिए आप चाहो तो मैं इसको मिटा भी देता हूं, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाता है डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से, जीरो हो गया। तो आप देखिए कि a प्लस बी वाला भी इक्वल है, a माइनस बी वाला भी सेम इक्वल है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कोई बड़ी चीज नहीं है इसको समझने में, आप इसको समझ चुके होंगे। तो ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, आप देखेंगे ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन थी, समझने की कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 पे कह रहे हैं क्या, इफ P एंड Q एंड R देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड हुज कोटर्मिनस एजेस आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, अब क्यूबाइड कहूं, ठीक है ना, याद यहाँ पे सुन लीजिएगा आप, आपको अलग अलग टर्म्स सुनने को मिलते हैं वॉल्यूम निकलवाने के लिए, 3 से 4 टर्म्स आपको मिल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन ट्रेंडिंग रहता है, पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ लिखना चाहूं, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है, तो अगर मैं कहूं हेक्सागन का वॉल्यूम, एक ये पूछा जाता है, वो किसके इक्वल होता है, एबीसी के, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। एक होता है क्या, एक होता है आपके पास टेट्राहेड्रन। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम पूछा जाएगा, ये होता है आपका 1/6 ऑफ एबीसी। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और पूछी जाती है, वो है आपका क्या, क्यूबाइड। और क्यूबाइड को ही लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं पैरेललोपाइड, जो पूछा जाता है आपसे। पैरेललोपाइड, ठीक है, उसका क्या रहता है, उसका भी ए बी सी। बस शर्त एक है, ए बी सी आपकी कोटर्मिनस साइड्स होनी चाहिए, एडजस्टेंट साइड्स होनी चाहिए। तीनों फार्मूले में ए बी सी जो है एडजस्टेंट साइड या कोटर्मिनस साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, इतना सा आप समझ लीजिएगा। तो मेरे केस में क्या है, पी क्यू आर 3 वेक्टर दे रखे हैं और एक क्यूबाइड है, और उसकी को टर्मिनस जो एजेस हैं या साइड्स है वो कुछ इस प्रकार से है। एक तो है वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर। ठीक है, मैं इसको निकाल लेता हूं कैसे, क्यू क्या है 2,1,2 प्लस आर क्या है 4,2, -2, इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 4 प्लस 2 डेट इज 6, 1,2 डेट इज 3, 2 प्लस माइनस का 2 डेट इज 0। ठीक है, ऐसे ही मैं r प्लस पी निकालता हूं, वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के 4,2, -2 प्लस p मेरा क्या है -5,1, इक्वल होगा किस चीज के, इनको ऐड करता हूं, -1,2 प्लस 1 दैट इज 3, माइनस का 3। ठीक है, एक और है, वो है आपका p प्लस क्यू। ठीक है, ये वेक्टर था, लगा लीजिएगा। तो p प्लस क्यू, p क्या है मेरा
-5, 1, प्लस क्यू क्या है 2, 1, 2 ऐड करता हूं पाऊंगा क्या 5 माइनस का 3, 1 + 1 दैट इज 2, 1। ठीक है, ये आपको मिल गई। तो अब आपसे पूछ रहा था कि क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा किस चीज के, अगर मैं इसको कह देता हूं वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर सी कह देता हूं, ठीक है ना। मुझे लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं यहां से लिख देता हूं ए बी सी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है 3/3 का एक डिटरमिनेंट बनाइए, उसमें पहला लिख लीजिए 6 3 0 -1 3 माइनस का 3 माइनस का 3 2 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं, मिलेगा क्या 6 टाइम 3 माइनस, ठीक है 3 माइनस माइनस का 3 टू द 6, ठीक है दैट इज प्लस 3 + 6 दैट इज 9, -3 टाइम्स क्या मिला -3 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 9, और एक माइनस और आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9, -1 -9 दैट इज माइनस का 10, और ये तो हो गया आपका 0। ठीक है, मिलता है क्या, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 9 54, माइनस माइनस प्लस 10 3 30 होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 84 क्यूब यूनिट। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई हो, छोटी सी बात थी। बात ये थी अगर आपको ये फार्मूलाज याद है ना तो आगे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स एक्चुअली काम ही फार्मूलाज का है। फार्मूलाज याद है तो आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं, और फार्मूलाज याद नहीं है तो मैथमेटिक्स आप नहीं कर सकते। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 पर देखते हैं क्या। अब ये 115 जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं एबीसी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड पी क्यू आर तीन वेक्टर्स अलग अलग दे रखे हैं, देन एबीसी की वैल्यू हमसे पूछी है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि शायद आपने अब तक ये चीज नहीं पढ़ी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपने अब तक वेक्टर्स को पढ़ा होगा, वेक्टर्स में और भी डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन आपने अब तक रेसिप्रोकल वेक्टर्स को नहीं पढ़ा होगा, ठीक है क्या। जो आपके रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं वो आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला मेरे पास ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, तो रेसिप्रोकल वेक्टर्स जो हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं आर वेक्टर ए डैश कॉमा वेक्टर बी डैश कॉमा वेक्टर सी डैश। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बताता हूं मैं। तो यहां से वेक्टर ए डैश जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है ए को छोड़ के बाकी के दोनों ले लीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन ए बी सी, ठीक है, ये होती है इनकी वैल्यूज। ऐसे ही अगर मैं वेक्टर बी डैश की वैल्यू निकालूं तो वो इक्वल होगी किस चीज के, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज डिवाइडेड बाय ए बी सी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं वेक्टर बी डैश की वैल्यू निकालूं तो इक्वल होगी, याद रखना सीक्वेंस मेंटेन करना है, मैं बी की निकाल रहा हूं स्टार्टिंग सी से होगी, ठीक है। ए बी सी होता है ना, ए में था तो ए के जस्ट बाद वाला बी और सी आए, बी में उसके जस्ट बाद वाला सी और ए आएंगे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय तो सेम रहेगा ए बी सी। ऐसे ही मैं वेक्टर सी कैप की सी डैश की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा सी के बाद क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि ये आपका साइकिल प्रोसेस रहता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय ए बी सी, ठीक है। ये होते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर्स, आपको आई थिंक ये पता होने चाहिए, ठीक है। ये यूपी टीजीटी पीजीटी में तो नहीं पूछे जाते हैं, राजस्थान में पूछे गए हैं, और ना ही आपके एलटी में और जीआईटी में अब तक पूछे गए हैं, ठीक है। फिर भी बताना जरूरी था इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। अब ये ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये होते हैं, ठीक है। अगर मैं पी को देखूं, अगर क्वेश्चन पर आता हूं तो वेक्टर पी को अगर मैं ये नहीं लिख सकता कि वेक्टर पी जो है बी सी ए, ठीक है,
बी सी ए जो है, याद रखना, ए बी सी, ए को मैं लिख सकता हूं ए बी सी। मैंने आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप किसी एक वेक्टर को दो पोजीशन शिफ्ट कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ पोजीशन शिफ्ट कराने पे कोई माइनस नहीं आता, और नंबर शिफ्ट कराएंगे जैसे एक पोजीशन या तीन पोजीशन शिफ्ट कराएंगे तो आपका माइनस आता है, ठीक है। मैं ए को क्या ले गया, पहले यहाँ लेके गया, फिर मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो मेरा हो गया एबीसी। मैंने दो बार शिफ्ट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये बी वेक्टर बी जो है, सॉरी वेक्टर पी जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज डिवाइडेड बाय एबीसी, ठीक है। मैं बी सी ए को एबीसी लिख सकता हूँ। ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ, डेट इज मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए कैप। सिमिलरली वेक्टर क्यू को लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर बी डैश। वेक्टर आर को लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर सी डैश, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और एक बात मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, वो ये है कि नॉर्मल वेक्टर और रेसिप्रोकल वेक्टर में एक रिलेशन होता है। वो क्या, कि अगर मैं एबीसी की वैल्यू निकालूं वो इक्वल होती है 1 ए डैश बी डैश सी डैश। ये माइनस नहीं है, ओके, डैश लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं यहां से ये लिखूं कि वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश, तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1/a/b/c, ठीक है। ये रिलेशन रहता है रेसिप्रोकल वेक्टर्स में और नॉर्मल वेक्टर्स में, ठीक है। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आप ये बताइए, हमसे पूछा है कि आप बताइए ए बी सी की वैल्यू। तो मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं 1/a डैश बी डैश सी डैश। लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1/a डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, वो एक्चुअली इक्वल है किसी के, पी क्यू आर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर, और ये पावर हो जाएगी आपकी माइनस का 1, क्योंकि मैंने उठा के इसको न्यूमिनेटर में ले गया, ठीक है। तो चेक कीजिए ऑप्शन पी क्यू आर की होल पावर -1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 पर क्या है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर लाइंस, ठीक है। एक लाइन है, उसका इक्वेशन हमको गिवन है, कह रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। तो एक लाइन ये है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा v करके लिखा हुआ है उस फॉर्म में। तो आपको इंटरसेक्शन निकालने के लिए कुछ और नहीं करना, इस लाइन को इस लाइन के आप इक्वल कर दीजिए, बस बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, पहले आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ लिख लेता हूं मैं। तो जब कंबाइन करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 7 + 2k1 आई कैप प्लस 10 + 3k1 जे कैप प्लस 13 + 4k1 के कैप, ठीक है। इक्वल होगा किस चीज के, मैंने बोला इसको मैं इसके इक्वल कर दूंगा, इसके भी आई जे के इक्वल कर लेता हूं। तो 3 + k2 आई कैप प्लस 5 + 2k2 जे कैप प्लस 7 + 3k2 के कैप। अब मैं ये कर क्यों रहा था, मैं इसलिए कर रहा था, मुझे आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करनी है, बस इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मैं आई कैप का कोफिशिएंट कंपेयर कर लूं तो मुझे मिलेगा क्या, ठीक है। आई कैप का कोफिशिएंट 7 + 2k1 इज इक्वल टू होगा किस चीज के, 3 + k2 के। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं 2k1 माइनस का k2 इक्वल होगा माइनस का 4, इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जे कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो मैं पाऊंगा क्या, कि 10 +
3k1 की वैल्यू इक्वल होगी किस चीज के, 5 प्लस 2k2 के। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि 3k1 माइनस का 2k2 इक्वल होगा माइनस के 5 के, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही मैं के कैप की वैल्यू निकालूं तो वो इक्वल हो जाएगी किस चीज के, यहाँ से हो जाएगा 13 प्लस 4k1 इक्वल होगा किस चीज के, 7 प्लस 3k2। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो 4k1 प्लस 3k2 इक्वल होगा किस चीज के, माइनस के 6 के। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 के बाद अब मैं एक काम ये करता हूं, मैं पहला और दूसरे को सॉल्व करता हूं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 में इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किस चीज से, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4k1 माइनस का 2k2 इज इक्वल टू माइनस का 8, और ये क्या है आपका 3k1 माइनस का 2k2 और इक्वल है माइनस 5k। सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमको मिलेगा क्या, माइनस प्लस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये बच्चा आपके पास k1 की वैल्यू आपको मिल जाती है क्या, k1 की वैल्यू यहाँ से मिलती है आपको माइनस का 3। ठीक है, आपको k2 निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपका 3 है। ठीक है, माइनस का, इस k1 को उठा के आप किसी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ना इसमें, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो आपका इक्वल हो जाएगा किस चीज के, मैं यहाँ पर आई जे के नहीं लिखता, आप खुद लिख लीजिएगा, प्लस माइनस लगा देता हूं क्योंकि k1 की वैल्यू माइनस का 3 है, माइनस 3 टाइम्स 2,3,4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमको मिलेगा क्या, 7 10 13। ठीक है, माइनस 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9 और ये हो गया 3 4 जा 12। ठीक है, पाते हैं क्या, माइनस का 1, 10 माइनस 9 दैट इज 1, 13 माइनस 12 दैट इज 1। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप इज द राइट आंसर। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, हम पाएंगे क्या, 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 9 1, 13 माइनस 12 1। इसका मतलब ये हो गया कि आई कैप माइनस का प्लस का जे कैप प्लस का के कैप इज द राइट आंसर। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको सवाल समझ में आया हो। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 पे। कह रहे हैं इफ ए कैप एंड बी कैप आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड एक्स एंड वाई आर स्केलर सच दैट, एक कंडीशन गिवन है कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b इज इक्वल टू 0, और आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे x और y के बारे में कुछ वैल्यूज गिवन है, वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में तो कुछ गिवन नहीं है ना, मतलब हमें वेक्टर a वेक्टर b के साथ कुछ भी नहीं करना, हमें करना है x और y के साथ। ठीक है, हमें मतलब नहीं है वेक्टर a क्या है, हमें मतलब नहीं है वेक्टर b क्या है, हमें मतलब इस बात से है कि x और y क्या होंगे, क्योंकि ऑप्शन में x और y तो है, x और y क्या होंगे जिससे हमारा आंसर 0 आ जाए। तो ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 0 हो जाए और y की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था, कोई मैथमेटिक्स इसमें नहीं थी, बस इतना सा था, आरएचएस 0 लानी है, वेक्टर्स के साथ कुछ करना नहीं है, जो स्केलर्स हैं x और y उनकी वैल्यूज आप अरेंज करके रख लीजिए जिससे आरएचएस 0 हो जाए। तो संभव सिर्फ यही है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 पे, देखते हैं क्या है।